अर्ज किया है कि कोई ना कोई कुछ तो कहेगा, कि कोई ना कोई कुछ तो कहेगा, लेकिन 2026 में कमबैक होके रहेगा। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ह्यूमंस यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें पता है कि नेचर यानी कि प्रकृति में रिसोर्सेज मौजूद है, लेकिन प्रकृति में रिसोर्सेज के होने से क्या होगा? रिसोर्स प्लानिंग की जब मैं बात करती हूँ तो उसकी जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग? एक समय पर एक कॉलोनी हुआ करता था, मतलब हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे। और ब्रिटिशर्स क्यों आए थे इंडिया, पता है ना आप लोगों को? अब ये जो सवाल आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन एंड हाउ शुड वी कंजर्व लैंड? अर्ज किया है कि कोई ना कोई कुछ तो कहेगा, कि कोई ना कोई कुछ तो कहेगा, लेकिन 2026 में कमबैक होके रहेगा। तो हाँ जी बच्चों, इसी बात पर आज के सेशन को हम चालू करने वाले हैं। सारे के सारे बच्चे मिलकर मैनिफेस्ट कर दीजिए। फटाफट से कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट कर दो कि 2026 में यानी कि 2026 में तो कमबैक होकर रहेगा। तो आज के सेशन में बच्चों स्वागत है आप सभी का, स्वागत है मेरे सारे के सारे ज्वालामुखीज का। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और मेरे को पता है कि आप बच्चे बड़ी देर से, बड़े टाइम से इस चैप्टर का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज मिलकर इस चैप्टर को कर लेते हैं कंप्लीट। बच्चों सबसे पहले यहां पर बात होती है रिसोर्सेज की, यानी कि संसाधन की। अब जब भी मैं संसाधन की बात करती हूं, ईच एंड एवरीथिंग, अभी अगर मैं एक पेन की बात करूं, ये भी एक रिसोर्स है, क्योंकि ये मेरी एक नीड यानी कि लिखने की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मेरे को पानी पीना है, प्यास लगी है, पानी भी एक रिसोर्स है, क्योंकि पानी मेरी प्यास की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से हर एक चीज जो हमारी किसी ना किसी जरूरत को या फिर नीड को सेटिस्फाई करती है, हम उस चीज को रिसोर्स बुलाते आ रहे हैं बचपन से ही। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज अ रिसोर्स। और बच्चों इस डेफिनेशन को ना कभी हमने उतने अच्छे से डिटेल में एनालिसिस नहीं करा है, ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर आते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड। अब जो है आपको 10th क्लास में आ गए हो ना आप, इसलिए आपको एक कंप्लीट डेफिनेशन दिया जाएगा कि असलियत में रिसोर्स होता क्या है। ठीक है, कोई भी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन प्रोवाइडेड, तीन कंडीशंस होनी बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। मतलब कि बच्चों जो भी रिसोर्स है, जहां पर भी है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे कि हम उस रिसोर्स को एक्सेस कर सके। अब मैं बोल रही हूं कि यार यहां पर ना आयरन ओर है, लेकिन आयरन ओर है तो मैं क्या करूंगी? आयरन ओर को बच्चों में से अपने हाथ से गड्ढा करके तो खोद के निकालूंगी नहीं। तो व्हाट विल आई हैव टू डू? आई नीड टू हैव द प्रॉपर टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू एक्सेस दैट रिसोर्स। ठीक है, मशीनें आएंगी, हर चीज आएगी और उससे मैं उस रिसोर्स तक पहुंच पाऊंगी। दूसरी चीज है इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि कोई भी रिसोर्स की जब हम बात करते हैं, इट शुड ऑल्सो बी इकोनॉमिकली फीजिबल। मतलब बच्चों अगर मैं सपोज 2 करोड़ लगाकर किसी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रही हूं, तो ये ना हो कि 2 करोड़ लगाने के बाद में मेरे पास कुछ 2 लाख का रिसोर्स आ रहा है। 2 करोड़ लगाए, 2 लाख का रिसोर्स, भाई ये क्या हो गया? ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो भी रिसोर्स आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर जो भी रिसोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर आपकी कॉस्ट से ज्यादा वैल्यू का वो रिसोर्स होना चाहिए। जितनी लागत लगी है, जितना पैसा लगा है, उससे ज्यादा वैल्यू का वो रिसोर्स होना चाहिए, तब जाकर वो इकोनॉमिकली फीजिबल बनेगा। और तीसरी चीज है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि ये नहीं है कि मैं पत्थर को एक्सट्रैक्ट करके ले आई और लोग कह रहे हैं तो पत्थर है, नहीं है ना, हर पत्थर बच्चों रिसोर्स नहीं है। तो इसी वजह से उस चीज की कोई वैल्यू भी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। लाइक अगर मैं गोल्ड की बात करती हूँ, गोल्ड एज अ रिसोर्स, सोना, ये वाला सोना नहीं, ठीक है, सोना, सोना चांदी वाला सोना। तो गोल्ड की जब मैं बात करती हूँ गाइस, तो गोल्ड को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है एज अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। शादी ब्याह में जो है सोना दिया जाता है, सोने का इस्तेमाल करा जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग सोना खरीदते हैं। तो लोग क्योंकि उसको इतना वैल्यूएबल कंसिडर करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ रिसोर्स। तो 3 चीजें हो गई, एक तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस रिसोर्स तक पहुंचने की। दूसरी चीज है इकोनॉमिकली फीजिबल, मतलब जितना पैसा लगा रहे हैं उससे ज्यादा वैल्यू का रिसोर्स आना चाहिए। और तीसरी चीज कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब कि सोसाइटी भी उस चीज को एज अ रिसोर्स एक्सेप्ट करे। बच्चों ये सारी चीजें जब कोई चीज कंप्लीट करेगी, फुलफिल करेगी,
तब जाकर वो चीज एक रिसोर्स बनेगी, याद रखिएगा। ऑलराइट, तो अब आपकी जो आधी अधूरी डेफिनेशन थी उसको हमने पूरा कर दिया है, रिसोर्स का मतलब बता दिया है। अभी मैम डेवलपमेंट का मतलब क्या है देखेंगे, लेकिन आगे चलते हैं। चलिए, अब बच्चों यहां पर ना हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, वी सी एन इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस यानी कि कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी, नेचर, इंस्टीट्यूशन सारे एक दूसरे पर निर्भर हैं, और ह्यूमन बीइंग्स जो है बच्चों वही इन लोगों के बीच में कनेक्शन बना रहे हैं। ह्यूमंस यानी कि हम लोग बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि नेचर यानी कि प्रकृति में रिसोर्सेज मौजूद है, लेकिन प्रकृति में रिसोर्सेज के होने से क्या होगा, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो ह्यूमन बीइंग्स ने ही टेक्नोलॉजी बनाई, उसी टेक्नोलॉजी से वो नेचुरल जो रिसोर्सेज है, प्रकृति में जो मौजूद रिसोर्सेज है, उनको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, उनको यूज कर पा रहे हैं। उसी के साथ ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं बच्चों जो कि इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री बना दिया, ठीक है, या फिर कहीं पे फैक्ट्री बना दी, इंडस्ट्री बना दी, जहां पे मिनरल्स को प्रोसेस करा जा रहा है, या फिर सामान जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करा जा रहा है। तो सारी चीजें ह्यूमन बीइंग्स ही करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस में एक धागा जो है कनेक्शन का, उसको पिरो देते हैं। ठीक है, तो ये बात है इंटरडिपेंडेंस की। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ये जो टॉपिक है ना, पहले बिल्कुल डिटेल में हुआ करता था, अभी ये टॉपिक डिटेल में है नहीं, लेकिन हम फिर भी देख लेंगे। ये टेबल है, छोटी सी बनी हुई है बुक के अंदर। यहाँ पे बच्चों बेसिकली बताया जाता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम अलग अलग टाइप्स में जब बांटते हैं तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। सबसे पहले ओरिजिन के बेसिस पर बायोटिक और एबायोटिक, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जीती जागती वस्तुएं हैं, रिसोर्सेज, वो बायोटिक रिसोर्सेज, और जो नॉन लिविंग है वो एबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म कब हो जाएगा। अब रेन्यूएबल वो होते हैं बच्चों जो रिसोर्सेज खत्म नहीं होते, जैसे वाटर, ठीक है, वाटर साइकिल के थ्रू बार बार रेन्यू होता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, और एक बार अगर पूरे खत्म तो खत्म, जैसे कि हमारा कोयला हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो दीज रिसोर्सेज आर नॉन रेन्यूएबल। उसके बाद बात आती है ओनरशिप के बेसिस पे, यानी कि ओन कौन कर रहा है। यहां पर या तो देखो, जैसे आपका मोबाइल फोन है तो वो क्या हो गया, एक इंडिविजुअल ओनरशिप हो गई कि मैं ही ओन करता हूं, मेरी गाड़ी है मैं ओन करता हूं, मेरा मोबाइल है मैं ओन करता हूं, तो वो हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स। कुछ रिसोर्सेज हैं जो पूरी कम्युनिटी यानी कि पूरा समुदाय मिलकर ओन करते हैं, जैसे यहां पर हम एग्जाम्पल लगा सकते हैं कि पार्क हो गया, ठीक है, पार्क किसी एक की ओनरशिप नहीं होती, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स होता है। नेशनल रिसोर्स हो गया जो देश को बिलोंग करता है, मतलब कि हमारी कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर जो भी टेरिटरी आ रही है वहां पे जितने रिसोर्सेज हैं वो हमारी कंट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और फिर हो गया एक तरीके से हमारा इंटरनेशनल, जो कि किसी कंट्री के पास नहीं है पर हाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी ओन करती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ओशन वाटर वगैरह आ जाता है। चलो, फिर आता है बाय द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं पोटेंशियल, कि कौन सा रिसोर्स कितना डेवलप्ड है। देखो, पोटेंशियल रिसोर्स है जिसमें पोटेंशियल है। जैसे तुम जब जाते हो पेरेंट टीचर मीटिंग में और कम नंबर आते हैं तो टीचर क्या बोलती है, आपके बच्चे में पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन ये पढ़ाई नहीं करता। तो मतलब पोटेंशियल तो बहुत है कुछ कर दिखाने का, लेकिन उतना यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं वो रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जिनमें पोटेंशियल है पर हम अभी उसको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज यहां पर आती है डेवलप्ड। बच्चों, डेवलप्ड रिसोर्सेज जो डेवलप्ड है, जो हम यूज कर भी रहे हैं और हमें पता भी है कैसे यूज करना है, लाइक कोल पेट्रोल के हम बात जब करते हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम यूज भी कर पा रहे हैं ढंग से, तो वो डेवलप्ड रिसोर्स हो गया। तीसरा हो गया स्टॉक। स्टॉक एक ऐसा रिसोर्स है जो हमें पता है रिसोर्स है बट हम उसे, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है उसको इस्तेमाल करने की, वी डोंट हैव द प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज इट। ठीक है, फिर आता है रिजर्व, जैसे कि डैम्स में जो पानी पड़ा होता है, डैम्स में जो पानी हम रखते हैं स्टोर करके फॉर फ्यूचर यूज, जिसको हमने रिजर्व कर दिया फॉर फ्यूचर यूज कि आगे भविष्य में कभी इस्तेमाल करेंगे, तो वो होते हैं रिजर्व्स। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको ये लर्न नहीं करना है। ठीक है, ये एक छोटी सी टेबल है, तो मैंने आपको समझा दिया कि कहीं को कल को आप सोचोगे ये टेबल क्यों थी हमारी किताब में, तो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू गाइस। नाउ गाइस, अभी तक हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में तो समझ लिया है, पढ़ लिया है कि रिसोर्सेज होते क्या है। अब बात यह आती है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की, यानी कि बेसिकली वी टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों, ये जितने संसाधन है, चाहे रेन्यूएबल हो, नॉन रेन्यूएबल हो, बायोटिक हो, बायोटिक हो, कुछ भी हो, ये रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं और इसी वजह से हमें जो है इन रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्स हम छोड़ के चले जाएं, ये ना हो कि सारा ही खत्म कर दे। ऑलराइट, तो यहां पे बात आती है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की, यानी कि बेसिकली अगर मैं बोलूं
कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। नाउ खतरा क्या क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। सबसे पहले डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। बच्चों डिप्लीशन का मतलब होता है कि रिसोर्स जो है वो कम होता जा रहा है। डिप्लीट क्यों होगा कोई भी रिसोर्स? क्योंकि बच्चों कुछ लोग इतने लालची हैं, इतने ग्रीडी हैं कि वो रिसोर्सेज को गलत तरीके से, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं बिना सोचे समझे। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं टू सैटिस्फाई द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। देखो जरूरत हर किसी की सैटिस्फाई हो जाती है, नीड हर किसी की पूरी हो जाती है, लेकिन एक व्यक्ति का लालच जो है वो कभी पूरा नहीं हो पाता है। और यहाँ पे वही बात है कि लोगों के लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट चीज आती है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि किसी के पास एक तरीके से एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। मतलब बच्चों हो क्या रहा है, जो अमीर लोग हैं, रिच पीपल है, उनके पास रिसोर्सेज का ज्यादा एक्सेस है, वो रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर पा रहे हैं, तो सोसाइटी ना बट गई है बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। हैव्स यानी कि वो लोग, वाओ अमेजिंग राइटिंग, एंड हैव नॉट्स वो लोग होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और हैव्स वो लोग हैं जिनके पास रिसोर्स है। तो एक तरीके से सोसाइटी में डिवीजन आ गया है, कुछ लोगों तक रिसोर्सेज पहुंच रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रहे। ओके, उसी के साथ इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनडिस्क्रिमिनेट होता है बिना सोचे समझे, बिना भेदभाव करे आप रिसोर्सेज को यूज करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो। अब इससे क्या हो रहा है गाइस, जब माइंडलेसली बिना सोचे समझे आप यूज करोगे तो क्या होगा, एक ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जहां पे ग्लोबल वार्मिंग, हमारा लैंड डिग्रेडेशन, पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सारी चीजें हो रही हैं जो कि एक प्राकृतिक आपदा के तौर पे पूरे वर्ल्ड को झेलनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये क्राइसिस क्रिएट हो गया है फॉर द इंटायर वर्ल्ड। ये सारे खतरे हैं, अब खतरा है तो बचना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या बात आ रही है, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड, अगर इसी तरीके से भाई क्या करोगे आप, रिसोर्स डिप्लीशन को करते चले जाओगे बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज, देन द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। अगर इसी सेम तरीके से रिसोर्स को डिप्लीट करते गए, सोसाइटी में कुछ ही लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज रहे, एक ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसी स्थिति अगर कंटिन्यू होती रही गाइस, तो पूरे फ्यूचर जो है किसका, हमारे प्लैनेट अर्थ का, हमारी धरती का, हमारी पृथ्वी का, वो भविष्य खतरे में है। तो फिर क्या करें मैम, अब तो टेंशन हो गई है हमें, है ना, एग्जाम की तो टेंशन थी, ये भी टेंशन हो गई है, तो अब क्या करना चाहिए हमको, व्हाट इज द नीड, किस चीज की जरूरत है गाइस इस रिसोर्स डिप्लीशन को रोकने के लिए? तो यहाँ पे देयर इज अ नीड फॉर द वेरी फेमस थिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आई थिंक हर एक बच्चा ये शब्द पहले तो सुन चुका है किसी ना किसी क्लास में, और मीनिंग भी बहुत से बच्चों को पता होगा, लेकिन नहीं भी पता है तो आइए बताते हैं। बच्चों सस्टेन करना होता है कि जीवित रहना, और डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हो, डेवलपमेंट कैसे होगी, रिसोर्सेज को यूज करके होती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें डेवलपमेंट इस तरीके से करनी है कि हम तो सस्टेन कर ही लें, प्रेजेंट जो जनरेशन है वो तो सस्टेन कर ही ले, लेकिन कल को अगर जो फ्यूचर पीढ़ियां आने वाली हैं, ठीक है, आगे चलकर जो बच्चे होंगे, बच्चों के बाद दोते पोता सब होंगे, तो जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उसके लिए भी हमें रिसोर्सेज को छोड़कर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सिंपल सी बात है गाइस, डेवलपमेंट करो, रिसोर्सेज को भी यूज करो, पर इस तरीके से करो कि एक तो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एंड सेकेंडली जो डेवलपमेंट प्रेजेंट जनरेशन कर रही है वो करे, लेकिन इस तरीके से करे कि फ्यूचर जनरेशन की डेवलपमेंटल नीड्स को कॉम्प्रोमाइज मत करना। ठीक है, ये नहीं है कि आज डेवलपमेंट करने के चक्कर में आप सारे रिसोर्सेज खत्म करके चले जाओ और जो आगे फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनके लिए आप कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे छोड़ के ही मत जाओ। डू नॉट डू दैट। ठीक है, तो ये सिंपल सा मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि हर कोई सस्टेन कर सके। नाउ यहाँ पे गाइस बात आती है अब एजेंडा 21 की, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 21, लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। ऑल राइट, आइए देखते हैं। हम लोग देखते हैं गाइस
कि जो जरूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इसको रिकॉग्नाइज करा जाता है। लोग अलग अलग जो देश हैं समझते हैं कि हाँ जी हमें जो है अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। और रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील में है, वहां पे एक अर्थ समिट, एक मीटिंग हुई थी 1992 में। जून 1992 में हम लोग देखते हैं मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरो इन ब्राजील फॉर द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो 100 से भी ज्यादा देश के जो लीडर्स थे वो मिलते हैं बच्चों रियो डी जेनेरो में। क्यों? पार्टी करने के लिए नहीं, पार्टी करने के लिए नहीं मिले थे ये लोग बच्चों, मिले थे ताकि ये उस टाइम पे जो वर्ल्ड में इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे थे, प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उनको डिस्कस कर सके। कहां मिले थे? रियो डी जेनेरो में, विच इज इन ब्राजील। नाउ दिस रियो कन्वेंशन, मतलब ये जो मीटिंग था, it endorsed the global forest principles, adopted agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। सबसे पहले तो बच्चों इन्होंने कुछ ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, मतलब फॉरेस्ट एरिया के कंजर्वेशन के लिए कुछ चीजें अडॉप्ट करी, और उसी के साथ एजेंडा 21 जो कि मेजर चीज थी, सबसे मेजर अगर कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इस मीटिंग का तो वो था अडॉप्टिंग एजेंडा 21 फॉर द पर्पस। देखो इसको एजेंडा 21 ही क्यों बोला गया है? क्योंकि 21वीं सदी में 21st सेंचुरी के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने का यहां पर बिल्कुल जो है हम बोल सकते हैं प्रण ले लिया गया था कि यस, हम सारी कंट्रीज मिलके 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करेंगे, इसलिए इसको एजेंडा 21 बोला जा रहा था। अब हम बच्चों सिर्फ एक लाइन में तो आंसर नहीं लिख कर आएंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फिर व्हाट डू वी हैव टू राइट अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो? चलिए देखते हैं। आओ, एजेंडा 21। Agenda 21 क्या है? It is a declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development which took place at Rio de Janeiro, Brazil। तो यही बच्चों रियो डी जेनेरो में, ब्राजील के अंदर ही जो डेक्लेरेशन साइन करा गया था, ये जो अग्रीमेंट साइन करा गया था वर्ल्ड लीडर्स द्वारा, कॉन्फ्रेंस थी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इस कॉन्फ्रेंस के तहत इन वर्ल्ड लीडर्स ने इस डेक्लेरेशन को साइन करा था, व्हिच वाज एजेंडा 21 एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली एक पॉइंट तो यही आएगा कि उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यही है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल तौर पे हर कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर आना है। साथ ही में एम्स टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज। बच्चों कुछ चीजों पे जो है जीत हासिल करनी है, कुछ दिक्कतों पर। कौन सी दिक्कतें? एक तो प्रकृति का जो नुकसान हो रहा है, एनवायरमेंटल डैमेज को ठीक करना है, गरीबी से उभरना है, पॉवर्टी को कॉम्बैट करना है, साथ ही में डिसीज यानी कि जो बीमारियां होती हैं उनसे भी जीत हासिल करनी है। मतलब ये तीनों चीजें हटानी है। कैसे हटेंगी? थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही बात हो रही है कि सारी कंट्रीज एक दूसरे का साथ दे, क्योंकि बच्चों ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इसमें सभी का इंटरेस्ट है, सभी का कॉमन गोल है, सभी का कॉमन एजेंडा है, इसमें ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। तो इन सभी दिक्कतों से हम निपटेंगे जब हम ग्लोबली एक दूसरे का साथ देंगे। ओके, Major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। तो यार ये 3 पॉइंटर्स आएंगे इसमें जब भी आप Agenda 21 का आंसर लिखोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी तरीके से जो है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज, ये सब भी ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू। उसी के साथ मेजर ऑब्जेक्टिव है कि हर एक लोकल गवर्नमेंट अपने अपनी कंट्री के अंदर एक लोकल एजेंडा 21 ड्रॉ करे जिससे कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके। बेसिकली घुमा फिरा के सारी बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, समझ में आई है बात? चलो अभी बच्चों कंजर्वेशन की भी बात हो गई, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी। यहां पर बात होती है अब रिसोर्स प्लानिंग की। बोर्ड एग्जाम की प्लानिंग का तो हमने सुना है, अब रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है चलिए समझते हैं। गाइस सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग की जब मैं बात करती हूं तो उसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, हम लोग देखते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो अनइवन तरीके से बटे हुए हैं। जैसे हम लोग देखते हैं क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे सब क्लास में बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो डांस में अच्छे होते हैं, वहीं पे दूसरे बच्चे होते हैं जो सिंगिंग में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं। हर किसी का अपना अलग यूनिक टैलेंट होता है। उसी सेम तरीके से बच्चों जैसे टैलेंट्स भी अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, किसी के पास कोई टैलेंट है तो किसी के पास कोई दूसरा टैलेंट है। सिमिलरली उसी तरीके से रिसोर्सेज भी एक अनइवन तरीके से बटे हुए हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सोलर विंड एनर्जी बढ़िया तरीके से यूज होती है, बट पानी की कमी है। ठीक है, पानी की कमी है। वहीं पर अगर हम चलें
कहां पर चलें? चलो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। वहां पर मिनरल्स बहुत ज्यादा है, पर मिनरल्स तो ज्यादा है लेकिन बच्चों बाकी रिसोर्स नहीं होंगे। तो इसी तरीके से रिसोर्सेज अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे कोई रिसोर्स ज्यादा है, कहीं पे कोई रिसोर्स कम है। अब दिस इज व्हाई वी नीड टू डू रिसोर्स प्लानिंग। अब यार एक बात बताओ, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी में अगर मिनरल्स मिल रहे हैं तो क्या उन मिनरल्स की जरूरत पूरे इंडिया भर में नहीं है? पूरे इंडिया भर में जरूरत है। अगर कहीं पे पानी ज्यादा है तो क्या पानी की जरूरत बाकी इंडिया में नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो इसी तरीके से रिसोर्स प्लानिंग की इस वजह से जरूरत आती है बिकॉज देयर इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। अब हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे कैसे? कैसे रिसोर्सेस को इवन तरीके से बांटेंगे, सबके बीच में बराबर तरीके से कैसे बांटेंगे? लेट्स सी। सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, सर्वे, मैपिंग, क्वांटिटेटिव एस्टिमेट, मेजरमेंट। ओ माय गॉड, ये क्या लिख दिया मैम, ये कौन सी भाषा है? है ना, यही सोचो ये कौन सी भाषा है भाई, इसको डिकोड करो थोड़ा सा। चलो देखो बच्चों, सबसे पहला स्टेप है हमें रिसोर्स का पता लगाना है। ठीक है, जैसे डोरा द एक्सप्लोरर में वो कहते थे ना, पता लगाइए कहां जाना है, किधर है घर। इसी सेम तरीके से गाइस हमें भी पता लगाना है कि कौन सा रिसोर्स कहां पर है। अब कैसे पता लगाएंगे? हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, सर्वे, मैपिंग, कितनी क्वांटिटी है, किस क्वालिटी का रिसोर्स है, सब कुछ पता लगाएंगे। सपोज झारखंड में एक आयरन और कितना है, कितनी क्वांटिटी में है, किस क्वालिटी का है, हर चीज का पता लगाया जाएगा सबसे पहले। चलो, पता लगाने के बाद बिल्डिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, प्रॉपर टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अब यार आपको पता चल गया है कि यहां पर ना आयरन ओर है। अब आयरन ओर तो है, पता चल गया कितनी क्वांटिटी में है, कितनी क्वालिटी, मतलब कैसी क्वालिटी का है, कितनी क्वांटिटी में है, सब पता चल गया। नेक्स्ट चीज है कि हमें ना स्किल्ड लोग लाने पड़ेंगे। अब हम खुद से तो चालू नहीं हो जाएंगे, हमारे में स्किल्स हो, हमें माइनिंग करनी आती हो तब तो बात है, लेकिन बच्चों इसके बाद हमें स्किल्ड लोगों को लाना पड़ेगा जो माइनिंग कर सके। साथ ही में टेक्नोलॉजी चाहिए होगी जिससे कि उस आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करा जा सके। तो स्किल्ड पीपल, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपको लानी पड़ेंगी। साथ ही में इंडस्ट्री भी होनी चाहिए जहां पर आयरन ओर को प्रोसेस करके उससे स्टील बनाया जाए, तो ये सारी चीज होगी। ओके, तो प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, स्किल्ड लोग भी चाहिए जिससे कि आप उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके उससे आयरन से स्टील बना सको, वो सब चीज। नाउ नेक्स्ट है मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब बच्चों आपने आयरन भी एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपने उसका स्टील भी बना दिया। अब क्या है, उस स्टील की जहां जहां जरूरत है देश में, नेशनल डेवलपमेंट के लिए वो स्टील जहां जहां चाहिए वहां वहां उसको पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपने पता लगाया। ये मेरे को इसकी याद आ गई, कौन सा वो गेम हम खेलते थे, राजा मंत्री चोर सिपाही, मंत्री चोर और सिपाही का पता लगाओ। ठीक है, तो वो वाली चीज है। सबसे पहले पता लगाएंगे कि कहां पर रिसोर्स है, कितनी क्वांटिटी में है, किस क्वालिटी का है। ये पता लगाने के बाद हम लेकर आएंगे प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर स्किल्ड लोग जिनको माइनिंग करनी आती है। उसके बाद बच्चों प्रॉपर तरीके से उस रिसोर्स को प्रोसेस करके, मतलब आयरन और पत्थर है भाई, उस पत्थर को मेल्ट करना है, उसमें से आयरन निकालना है, आयरन का स्टील बनाना है, तो वो सारे इंस्टीट्यूशंस आपको चाहिए। उसके बाद जो भी वो रिसोर्स है जहां जहां पर उसकी जरूरत है वहां वहां तक उसको पहुंचाया जाएगा, ताकि बच्चों रिसोर्स हर जगह तक पहुंच पाए। क्योंकि भगवान ने तो नहीं हर जगह बराबर दिया, तो हम क्यों भेदभाव करें। ठीक है, तो यहां पर ये 3 स्टेप्स है रिसोर्स प्लानिंग के। आई होप बहुत ही सिंपल अब आपको लगा होगा। चलिए नेक्स्ट उस पे आते हैं। अब यार हम क्या देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स that rich resources in the colonies were the main attractions of the foreign invaders। बच्चों हमारा भारत देश एक समय पर एक कॉलोनी हुआ करता था, मतलब हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे। और ब्रिटिशर्स क्यों आए थे इंडिया, पता है ना आप लोगों को? हमारे जो संसाधन थे उन्हीं को एक्सट्रैक्ट करके लेके गए थे वो। तो एक समय पे भारत देश सोने की चिड़िया, फिर क्या हुआ, बचा ही नहीं सोना। इस तरीके से बच्चों हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज वो एक्सट्रैक्ट करके ले गए थे। उन रिसोर्सेज में इंडिया के स्पाइसेस बोल सकते हैं, इंडिया के टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़े बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें वो एक्सट्रैक्ट करके अपने पास ले गए थे। एंड यही रिसोर्सेज होते थे जो कि इन कॉलोनाइजर्स को अट्रैक्ट करते थे। उन्हीं रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉलोनाइजर्स आते थे। Higher level of technological development of the colonizing countries to exploit the resources of other regions। अब बच्चों ये जो colonizers होते थे, जैसे ब्रिटिशर्स थे, उनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी थी और उसी टेक्नोलॉजी की बदौलत वो लोग हमारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके ले जाते थे। ठीक है, और अपने वहां पे डेवलपमेंट कर लेते थे। हमारे पास कुछ रह नहीं गया, ये सब दिक्कतें हमारे साथ तो हो गई। अब यहीं पर
गांधी जी क्या कहते हैं? अब गांधी जी बच्चों सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं, गांधी जी ने यहाँ पर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है। कहाँ पे? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में। कभी कोई सोच सकता था कि गांधी जी ज्योग्राफी में भी आ जाएंगे, लेकिन आ गए हैं वो। क्या बात करी उन्होंने बात करी है कि द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स and the exploitative nature of modern technology is the root cause for resource depletion at the global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. अब गांधी जी यहाँ पर बोलते हैं कि ये जितनी दिक्कत हो रही है ना, रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, रिसोर्स को आप कंजर्व करने की बात कर रहे हो क्योंकि रिसोर्स की कमी हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो बहुत ही ग्रीडी है, बहुत सेल्फिश है, बहुत लालची है, उसका लालच कभी खत्म नहीं होता। और दूसरी चीज है ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, ये जो मशीनें आ गई हैं जिससे आप मास प्रोडक्शन कर रहे हो। बच्चों मशीनों से क्या है, जैसे अगर कपड़ा बन रहा है तो कपड़ा क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, मास प्रोडक्शन होती है, और मास प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि ये मास प्रोडक्शन और ये जो ग्रीडी सेल्फिश इंडिविजुअल है, दे आर द रूट कॉज। जड़ है ये, किस चीज की जड़ है? मुसीबत की जड़ है। हमारा जो रिसोर्स डिप्लीशन है इन्हीं लोगों की वजह से और इन कारणों की वजह से हो रहा है। वो कहते हैं कि मास प्रोडक्शन को हटाकर प्रोडक्शन बाय द मासेस होना चाहिए। मतलब हमारी जो मासेस है, हमारी जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन छोटे छोटे स्केल पे प्रोडक्शन करे जिससे कि रिसोर्सेज जाया ना हो और सबकी जो है जरूरत पूरी हो सकती है उस चीज से। ओके तो गांधी जी यहाँ पर बच्चों एक अपना तर्क लेकर आते हैं और ये सब चीजें बोलते हैं। साथ ही में बोलते हैं देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। सबकी जरूरत पूर्ति के लिए हमारे पास बहुत रिसोर्सेस है, लेकिन किसी एक के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास बिल्कुल रिसोर्स नहीं, क्योंकि लालच तो कभी खत्म ही नहीं होता है। सिंपल सी बात है, सभी को पता है। चलिए यहां तक हम लोग बच्चों बहुत आगे आ चुके हैं, और आगे आने का मतलब ये नहीं है कि हम पीछे जो हम पढ़ाए हैं उसको हम भूल जाएं। तो चलिए एक बारी पूरा रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे लैंड एज अ रिसोर्स और सॉइल एज अ रिसोर्स को देखने के लिए। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। चलिए तो बच्चों अभी तक हमने क्या बात कर ली है, एक बारी फटाफट से उसका रिकैप कर लेते हैं, फिर हम स्पेसिफिक जमीन और मिट्टी की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लेट अस रिवाइज। देखिए मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। रिसोर्सेज एवरीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरमेंट यूज्ड टू सैटिस्फाई नीड्स प्रोवाइडेड, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिकली फीजिबल। ठीक है, ये तीन कंडीशंस को पूरा करना है, उसके बाद कोई भी चीज रिसोर्स बनेगी। रिसोर्स है, अब रिसोर्स के बारे में जान लिया। रिसोर्सेज के बाद हमने ये देखा बच्चों की रिसोर्सेज की डेवलपमेंट यानी कि उनके कंजर्वेशन की जरूरत है। जहां पर रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं लोगों के लालच को पूरा करने के लिए, एक्यूमुलेटेड है उन लोगों के पास जो रिच है, पावरफुल है। उसी के साथ हमने ये भी देखा कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस की सिचुएशन आ रही है, जहां पर ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। अब इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए देयर इज अ नीड कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आए, जहां पे प्रेजेंट जनरेशन डेवलपमेंट कर सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और इसी के तहत अर्थ समिट होता है रियो डी जेनेरो में, जहां पर बहुत सारे हेड ऑफ द स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज के लीडर्स मिलते हैं एंड दे टॉक अबाउट एजेंडा 21। एजेंडा 21 को अडॉप्ट करा जाता है फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। इसके बाद गाइस हमने बात करी कि कैसे हमारे जो रिसोर्सेज है वो अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे कोई रिसोर्स ज्यादा है, कहीं पे कोई रिसोर्स कम है, और इसी वजह से नीड आती है रिसोर्स क्या करने की, प्लानिंग करने की। और रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है क्वांटिटी क्वालिटी क्या है रिसोर्स की। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है स्किल्स, इंस्टीट्यूशनल सेटअप, टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे। और तीसरा स्टेप ये आता है कि आपको क्या करना है, नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ उसको मैच करना है। मतलब जहां जहां उस रिसोर्स की जरूरत है वहां वहां तक वो रिसोर्स पहुंचाना है। अभी तक हम लोगों ने बच्चों यही बात करी है, विच इज द मेन थिंग। नाउ वी मूव ऑन टू लैंड एज अ रिसोर्स, यानी कि अब हम जमीन की बात करेंगे कि जमीन जो रिसोर्स है, सभी को पता है गाइस, लैंड एज अ रिसोर्स की जब मैं बात करती हूँ, लैंड एज अ रिसोर्स 43% ऑफ द लैंड, जब जमीन की आप बात करते हो 43% लैंड जो है वो प्लेन है, चपटी जमीन है। 30% जमीन है हमारी माउंटेन्स, पहाड़ है, और उसी के साथ 27% जमीन का जो एरिया है वो हमारे प्लेटू एरिया है। प्लेटू मतलब टेबल लैंड जैसा स्ट्रक्चर जहां मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अब लैंड का आपने डिवीजन तो देख लिया, साथ ही में आप सभी को पता है कि लैंड एज अ रिसोर्स बच्चों एक फाइनाइट रिसोर्स है, काफी लिमिटेड रिसोर्स है। जितनी जमीन है उतनी है ना, जमीन को बढ़ा तो नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो लिमिटेड जमीन में ही हम लोगों को सारी एक्टिविटीज कैरी आउट करनी है। बिल्डिंग भी वही बनेगी, शॉपिंग मॉल भी वही बनेगा, सड़क भी वही बनेगी, वहां पर फ्लाईओवर भी वही बनेगा, ठीक है। उसी जमीन पे खेती भी करी जाएगी, उसी जमीन पे जंगल भी होंगे। इस तरीके से बच्चों लैंड को यूटिलाइज कैसे करा जाता है, लेट्स हैव अ लुक।
सबसे पहले जमीन को यूटिलाइज करने की बात अगर हम करते हैं तो जमीन का एक हिस्सा होता है जहां खेती हो रही है, जहां एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है, विच इज द नेट सोन एरिया, जहां खेती हो रही है। अब जहां खेती नहीं हो रही तो वहां क्या हो रहा है, लेट्स सी। अब जमीन का एक हिस्सा ऐसा है जहां खेती नहीं हो रही बिकॉज वो फॉरेस्ट एरिया है, वहां जंगल जंगल है, ठीक है। साथ ही में गाइस, जंगल होने के साथ साथ जमीन का एक ऐसा भी हिस्सा है विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। जैसे कभी कभी आपको कॉल आती है, यू से आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर। उसी सेम तरीके से गाइस, ये जमीन भी कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, यहाँ खेती नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि या तो वो जमीन बैरन और वेस्टलैंड है, मतलब वहां पर वो फर्टाइल नहीं है जमीन, वहां खेती आप कर ही नहीं सकते, ठीक है, बंजर जमीन है, या फिर that land is put to non agricultural uses, या फिर बच्चों उस जमीन पे आपने फ्लाईओवर बनाए हैं, सड़क बनाई है, घर बनाया है, शॉपिंग मॉल बनाया है, तो कोई दूसरे यूज के लिए उस जमीन का इस्तेमाल करा जा रहा है, इस वजह से वहां खेती नहीं हो पा रही। साथ ही में और भी जगह है भाई जहां नहीं हो पा रही है खेती, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब और भी ऐसी जमीन है जहां जो अनकल्टिवेटेड है, जहां खेती नहीं हो रही, जैसे कि परमानेंट पैस्चर ग्रेजिंग लैंड। अब जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जो परमानेंट पैस्चर लैंड है, जहां पर क्या होता है, जैसे भेड़ बकरियों को चारा चरवाते हैं लोग, तो वहीं चारा चरवाते हैं उसी जमीन पे, इसलिए वहां खेती नहीं हो रही। और लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। अब बच्चों, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स होते हैं जैसे जो पेड़ पौधे वैसे उगे हुए हैं, ठीक है, किसी ने उनको जबरदस्ती उगाया नहीं है, नेचुरल फॉरेस्ट एरिया में से कुछ छोटा सा हिस्सा जहां रह गया है, तो दैट इज मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जो आपको सड़क पे कभी कभी दिख जाते हैं कि चौराहे पे थोड़े से ऐसे पेड़ जो है उगे हुए हैं, किसी ने उनको काटा नहीं है, तो वो दैट इज मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। साथ ही में कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड होता है बच्चों ऐसी जमीन का हिस्सा जो 5 से ज्यादा साल तक, 5+ ईयर्स तक, जिसको खाली छोड़ दिया गया है। ओके, नाउ फिर आता है फैलो लैंड, जो खाली है। करंट फैलो होता है जो 1 या 1 से कम साल तक अनकल्टिवेटेड रहता है, मतलब 1 या 1 से कम साल तक जिसको खाली छोड़ा गया है। अदर देन करंट फैलो आता है जो कि 1 से लेके 5 साल तक खाली छोड़ा गया है, ठीक है। तो देखो, करंट फैलो 1 या 1 से कम साल तक जिसको खाली छोड़ा है, अदर देन करंट 1 से 5 साल तक जो खाली छोड़ा है, कल्चरेबल वेस्टलैंड जिसको 5 से ज्यादा साल तक खाली छोड़ दिया है। तो ये जो है 3 चीजें ऐसे करके याद रखना। और अब बच्चों वो जमीन आती है नेट सोन एरिया, जहां पर खेती की जा रही है। ये सारा क्या था, ये था जहां नहीं की जा रही, ये है जहां खेती की जा रही है। इसी के साथ एक और चीज आती है नेट सोन एरिया के साथ साथ, दैट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब बच्चों, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है जैसे कि इट इज एरिया सोन more than once plus net sown area। देखो, जैसे अगर ये जमीन है, ठीक है, यहां खेती हुई है साल में कभी तो हुई है, तो हमने इसको नेट सोन में एक बारी काउंट कर लिया। लेकिन सपोज बच्चों इसी जमीन पे 1 साल के दौरान 3 अलग बारी खेती करी गई है, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में उस जमीन को 3 बारी काउंट करा जाएगा। मतलब जितनी बार 1 साल के अंदर आप खेती कर रहे हो, उतनी बारी उसको ग्रॉस क्रॉप्ड में काउंट करा जाएगा। लेकिन नेट सोन में उस जगह को, क्योंकि वहां खेती हुई, उसको बस 1 बारी काउंट करा जाएगा। ये फर्क होता है नेट सोन में और ग्रॉस क्रॉप्ड में। नेट मतलब 1 ही बारी आप उस जमीन को काउंट कर रहे हो जहां खेती हो रही है, पर जितनी बार खेती हो रही है उस चीज को जब आप काउंट करते हो तो वो हो जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। याद रखना, ठीक है, इस चीज का। चलिए आगे आते हैं। आगे देखो, forest cover of the country is less than prescribed 33% of the total country's land. Forest occupy about 23.81 of the total land surface in India. अब बच्चों, अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं कि हमारी कंट्री में कितना एरिया जंगल है, तो फॉरेस्ट कवर हमारी कंट्री का काफी कम है। इट इज जस्ट 23.81% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। होना कितना चाहिए? प्रिस्क्राइब करा गया कि 33% लैंड एरिया फॉरेस्ट होना चाहिए, बट है कितना? सिर्फ 23.81। नेट सोन एरिया 46.24% है। अच्छा खासा एरिया में खेती तो हो रही है। साथ ही में डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में डिफरेंट रहता है ये नेट सोन एरिया। पंजाब हरियाणा में नेट सोन इज मोर देन 80% ऑफ द टोटल लैंड। पंजाब और हरियाणा के राज्यों में जो स्टेट है उसमें 80% से ज्यादा जमीन पे क्या हो रही है? खेती हो रही है। साथ ही में अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 10% लैंड एरिया में खेती हो रही है।
लेस देन 10% एक्चुअली। मणिपुर, अंडमान निकोबार में भी बहुत मतलब 10% से भी कम एरिया में खेती हो रही है। 3.38% ऑफ टोटल लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रेजिंग व्हाइल द रिमेनिंग लैंड्स आर फैलो एंड वेस्टलैंड। 3.38% लैंड को ग्रेजिंग की तरह मतलब भेड़ बकरियों को चारा चरवाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। बाकी जितना जमीन बच गई वो फैलो लैंड है या वेस्टलैंड है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। The land under the forest has not increased much. बच्चों हम लोग फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना चाहते हैं बट वो लैंड इतना ज्यादा बढ़ नहीं पाया है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। क्योंकि लोगों ने क्या करा, जमीन को खेती बाड़ी के लिए एक्सपैंड करते चले गए। इस वजह से जंगल जो है वो जंगल वाला एरिया एक्सपैंड नहीं हो पा रहा है। कंस्ट्रक्शन के लिए बड़े बड़े डैम्स बनाए गए हैं, हाईवेज बनाए गए हैं, बिल्डिंग्स बनाई गई हैं फॉरेस्ट लैंड के जो है आसपास। इस वजह से फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। It is far lower than the 33% of the geographical area as it was outlined in the National Forest Policy. Again बच्चों स्टार मार्क, because ये जो सवाल है एक MCQ की तरह पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत ये बोला गया है कि 33% जो एरिया है जमीन का वो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए आपके देश में। क्यों? इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, एनवायरमेंट में बैलेंस बना रहे उस चीज को मेंटेन करने के लिए 33% एरिया शुड बी फॉरेस्ट एरिया, बट नहीं है, हमारा कम है उससे। कुछ पार्ट ऑफ लैंड वेस्टलैंड है या फिर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में इस्तेमाल हो रहा है। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन द लैंड डिग्रेडेशन। अब बच्चों दिक्कत क्या हो गई है, यहां पर भी दिक्कत हो गई है क्योंकि हम जमीन को कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। आपने अभी देखा किस किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो करते चले जा रहे हैं। अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं ले रहे उस जमीन को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए। वी आर नॉट टेकिंग मेजर्स। हम जमीन को भी अपने लालच के लिए यूटिलाइज करते चले जा रहे हैं बड़े बेरहमी से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी ये जमीन डिग्रेड होती चली जा रही है, खराब होती चली जा रही है। व्हाट आर द रीजंस? अगेन बच्चों यहां पर अब ये जो सवाल आएगा very very important. What are the reasons for land degradation and how should we conserve land? ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बताना मुझे। वैसे तो मैं भी बताऊंगी लेकिन आपके लिए भी एक होमवर्क क्वेश्चन है कि लैंड डिग्रेड क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, एंड लैंड को हम बचाएंगे कैसे, कंजर्व कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। लैंड डिग्रेडेशन इन रीजंस की वजह से हो रहा है, शॉर्ट में बता रही हूं। डिफॉरेस्टेशन क्या है गाइस? पेड़ों को काट रहे हैं हम। पेड़ जो होते हैं वो अपनी जड़ों से मिट्टी वगैरह को होल्ड करके रखते हैं, तो जब आप पेड़ों को काट देते हो तो वो सॉइल कवर भी हटता है और उसी के साथ जमीन भी डिग्रेड होती है। माइनिंग, क्वॉरिंग, दोनों ही तरीके से आप क्या करते हो, मिनरल्स को जब एक्सट्रैक्ट करते हो तो उससे जमीन पे बच्चों गड्ढे हो जाते हैं, डीप स्कार्स आप छोड़ देते हो, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। ओवर ग्रेजिंग जब आप करवा देते हो, भेड़ बकरियां चारा तो चरने जा रही हैं लेकिन भेड़ बकरियों को कोई ये थोड़ी है, हिसाब थोड़ी है कि किस तरीके से कितना चारा खाना है, क्या करना है। तो बच्चों वो बहुत तेज एक तरीके से ग्रास पुल करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल कवर भी हटता है, जमीन भी डिग्रेड होती है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, ओवर इरिगेशन। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस का मतलब है हमारी जो इंडस्ट्रीज है बहुत ज्यादा वो पल्यूट कर रही हैं हमारे सॉइल को, हमारे लैंड को, एंड वो भी एक रीजन है। एंड उसी के साथ ओवर इरिगेशन। बहुत बारी लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो खेत है, खेत में एक तरीके से फसल को पानी देना है, लेकिन जितना पानी देना है वो जरूरत के हिसाब से पानी नहीं दिया जा रहा, पानी को बिल्कुल ऐसे फेंका जा रहा है, जरूरत से ज्यादा पानी डाला जा रहा है, जिसकी वजह से पानी जमने लगता है, वाटर लॉगिंग होता है, जो सॉइल है वो भी सलाइन हो जाता है, नमकीन सा हो जाता है, विच इज नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन देन। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं गाइस, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। स्टेट स्पेसिफिक भी आप जा सकते हो, जैसे कि अगर आप बात करते हो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के इलाके की, वहां माइनिंग बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मिनरल्स हैं। अब माइनिंग करने के लिए बहुत बारी डिफॉरेस्टेशन करा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, ठीक है। तो दैट इज अ रीजन, डिफॉरेस्टेशन इज अ रीजन, माइनिंग इज अ रीजन कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लैंड डिग्रेड हो रहा है। वहीं पे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की बात करो, वहां पे ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि वो जो है एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव स्टेट्स हैं, इस वजह से वहां ओवर इरिगेशन करी जा रही है, ठीक है। तो स्टेट स्पेसिफिक भी कुछ कुछ चीजें होती हैं। बाकी ये तो रीजंस हो गए लैंड डिग्रेडेशन के। पर बच्चों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अब बात करनी है कंजर्वेशन की। कैसे ये जो डिग्रेडेशन है इसको हम रोक सकते हैं, कैसे हम अपनी जमीन को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लैंड कंजर्वेशन की बात करते हैं। अब देखो, जो चीज दिक्कत दे रही थी उसी को ठीक करना है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा था, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पेड़ लगाएंगे। पेड़ कटने की वजह से डिग्रेडेशन हुआ है, तो अब पेड़ को लगाया जाएगा, एफॉरेस्टेशन करी जाएगी ताकि हमारे लैंड को हम कंजर्व कर सकें। दूसरी चीज है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। Trees and thorny bushes can stabilize the sand dunes and check land degradation. Shelter belt क्या होता है? Let me tell you. जैसे पूरा खेत है, इसके चारों तरफ आपने क्या करा,
पेड़ लगा दिए। देखिए समझेगा, ड्राइंग पे मत जाइएगा बच्चों, ठीक है, हमारा पेन जो है बड़े मेहनत कर रहे हैं, उतने अच्छे से चल नहीं रहा है। ओके, पेड़ लगा देंगे चारों तरफ, बुशेस लगा देंगे बड़ी बड़ी, ताकि हवा के बहाव से मिट्टी वगैरह उड़ के ना जाए और लैंड डिग्रेड ना हो। तो शेल्टर बेल्ट, पूरा आपने शेल्टर दे दिया चारों कोने से। उसी के बाद कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज। बच्चों ये जो माइनिंग हो रही है, जिसके बाद क्या करते हो, बड़े बड़े गड्ढे आप छोड़ देते हो, उनको कवर भी नहीं करते ढंग से, ठीक भी नहीं करते, तो माइनिंग एक्टिविटी पे कंट्रोल लगाया जाएगा। क्योंकि माइनिंग और क्वारिंग की वजह से, क्वारिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, इन्हीं की वजह से क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा था, तो यहां पर अब उन्हें कंट्रोल करने की बात आ रही है। साथ ही में डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन कर रही है, पहले भाई जो भी वेस्ट आपको डंप करना है उसको पहले ट्रीट करो, ठीक करो, फिर उसको डिस्पोज करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि लैंड वाटर डिग्रेडेशन को हम रोक सके। उसी के साथ गाइस यहाँ पे आप और भी पॉइंटर्स को इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग पे कंट्रोल रखना, साथ ही में ओवर इरिगेशन पे कंट्रोल रखना, ये सारी चीजें भी आप इंक्लूड कर सकते हो लैंड कंजर्वेशन में। ये सारे पॉइंटर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। चल अभी लैंड एज अ रिसोर्स हो गया। अब बच्चों हम लास्ट रिसोर्स की यहां पे बात करने वाले हैं, विच इज सॉइल, ठीक है। सॉइल यानी कि मिट्टी। अब जमीन है और जमीन के ऊपर की परत क्या है, मिट्टी। अब मिट्टी की जरा बात करते हैं बच्चों, मिट्टी की खुशबू आई यहां अपने। अब देखिए सॉइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल रिसोर्स है, इट इज रेन्यूएबल, पर दिक्कत यह है बच्चों कि एक तरीके से मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। थोड़ा सा सेंटीमीटर की गहराई का मिट्टी बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो ऑल्दो इट इज रेन्यूएबल, बट कब जाके बनेगा भाई, मिलियंस ऑफ ईयर्स में। तो फिर वही बात है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम सॉइल को डिग्रेड करते चले जा रहे हैं, इसको भी हम खराब करते चले जा रहे हैं, वो बात हमें पता चलेगी। मिट्टी है बच्चों, मिट्टी एक तरीके से हमारे प्लांट ग्रोथ में हेल्प करती है, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको सपोर्ट करती है, जीते जागते जो कीड़े मकोड़े, हर कीड़े मकोड़े से लेकर ह्यूमन बींग्स तक को, हर किसी को सपोर्ट कर रही है। बहुत से फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक टेम्परेचर में, तापमान में चेंज, रनिंग वाटर का एक्शन, विंड, ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डीकंपोजर्स एक्सेट्रा, दे ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इन सभी चीजों की वजह से बच्चों सॉइल फॉर्म होता है, बनता है। पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो मिट्टी के नीचे ना, यहाँ पे बच्चों नीचे बिल्कुल पेरेंट रॉक होता है, उसका भी रोल रहता है कि किस तरीके की मिट्टी उसके ऊपर रहेगी। साथ ही में क्लाइमेट, कहीं की भी जलवायु जो है उसका रोल रहता है। वेजिटेशन, जो पेड़ पौधे हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ टाइम, समय भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। साथ ही में सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक ह्यूमस जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो फर्टिलिटी में हेल्प करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है, और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी मौजूद होता है, ठीक है। तो ये सॉइल का बेसिक यहाँ पे बातचीत करी जाती है। बाकी आगे आ जाते हैं और यहाँ पे अब हम सॉइल टाइप्स को पढ़ेंगे। सॉइल के अलग अलग प्रकार है बच्चों, मिट्टी एक जैसी नहीं है, हर जगह अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी है, याद रखेगा, मोस्ट फर्टाइल सॉइल एलुवियल सॉइल। कहां पाया जाता है सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल, हमारे नदर्न प्लेन्स में पाया जाता है। They have been deposited by 3 important Himalayan river systems, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। बच्चों ये जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स हैं, क्लास 9th में ड्रेनेज चैप्टर में पढ़ रखा है इन रिवर्स के बारे में। ये रिवर्स अपने साथ बहुत सी कंकड़ पत्थर मिट्टी लेकर आते हैं, और वो जब कंकड़ पत्थर मिट्टी डिपॉजिट हुए तो हमारा एलुवियल सॉइल बनता है। फाउंड इन राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा रीजन जो है, जहां पर वो नदियां समुद्र में मिल रही हैं, वो डेल्टा रीजन जो है वहां पर भी पाया जाता है। साथ ही में राजस्थान, गुजरात में भी पाया जाता है। इन सभी जगहों पे बच्चों हमारे एलुवियल सॉइल मौजूद है। ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है हमारा भांगर सॉइल। भांगर सॉइल के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। मतलब बच्चों देखो, जो मिट्टी पहले डिपॉजिट हो गई है वो है हमारी भांगर सॉइल, ठीक है, जिसके अंदर कण रहते हैं, बहुत सारे कंकड़ छोटे छोटे, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के कण हैं। साथ ही में न्यू एलुवियल सॉइल, जो हर साल फ्लड प्लेन्स में जहां बाढ़ आती है, हर साल जो सॉइल नया डिपॉजिट होता है वो है हमारा खादर सॉइल, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा फाइन पार्टिकल्स है, ज्यादा स्मूथ रहेगा ये मिट्टी टेक्सचर में, एंड ज्यादा फर्टाइल भी रहती है, ज्यादा उपजाऊ भी रहती है। उसी के साथ एलुवियल सॉइल्स बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं अगर हम वैसे बात करें तो, एंड यहाँ पर एडिक्वेट प्रपोर्शन, थोड़ा केमिस्ट्री लगाइए बच्चों, यहाँ पे पोटैश, फास्फोरिक एसिड, लाइम, ये सारे मिनरल्स इसमें मौजूद होते हैं, जो कि आइडियल हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। तो गन्ने की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए, पैडी मतलब राइस, ठीक है, व्हीट मतलब गेहूं की खेती के लिए बहुत आइडियल सॉइल है एलुवियल सॉइल। दालें वगैरह भी इस पे अच्छे से उग जाती हैं,
ठीक है, तो दिस इज द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के बाद नेक्स्ट मिट्टी आती है ब्लैक सॉइल। बच्चों ब्लैक सॉइल हमारी काली मिट्टी, काले रंग की मिट्टी, ब्लैक सॉइल, बहुत सिंपल सी बात है। रेगुर सॉइल भी इसको बोलते हैं। रेगुर का मतलब होता है ओवरफ्लो। बच्चों हम लोग देखते हैं कि ब्लैक सॉइल जब लावा, वोल्केनो के लावा का ओवरफ्लो हुआ था, फिर वो लावा एक तरीके से डिपॉजिट हो गया मिट्टी पे, जिसकी वजह से इस सॉइल का कलर ब्लैक हो गया है। ठीक है, तो लावा के ओवरफ्लो के बाद क्योंकि ये सॉइल बना है तो एक तरीके से इसका कलर ब्लैक हो गया। रेगुर सॉइल इसको इसलिए बोला जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि कॉटन की खेती बहुत बढ़िया इस ब्लैक सॉइल पे होती है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ओके, फॉर्मेशन कैसे हुई? पेरेंट रॉक मटेरियल और क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। इट इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। लावा फ्लो से बना था। और बच्चों जो डेक्कन ट्रैप है, बेसिकली दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस ट्रायंगुलर रीजन ऑफ आर इंडिया, जो कि बिल्कुल सेंट्रल एरिया में आता है, यहां डेक्कन ट्रैप में बहुत ज्यादा जो है हमारा ब्लैक सॉइल पाया जाता है। दिस एरिया के अंदर ब्लैक सॉइल पाया जाता है। आगे देखते हैं प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये पूरा जो प्लेटू रीजन है वहां पे ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी कृष्णा वैली के आसपास भी आपको ब्लैक सॉइल थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। दे आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। मॉइस्चर जो है, ठीक है, अपने आप में बरकरार ये रख सकते हैं, क्ले की तरह होते हैं बच्चों, क्ले की तरह ही होता है ब्लैक सॉइल। तो जैसे जब इसमें बारिश पड़ेगी तो बहुत चिपचिपा सा हो जाएगा, और अगर धूप पड़ेगी तो इसमें क्रैक्स भी डेवलप हो जाते हैं, जिससे कि सॉइल को एयर मिलती है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स। इट कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ब्लैक सॉइल के अंदर किसी एक चीज की कमी भी होती है। व्हाट इज द वन थिंग जो ब्लैक सॉइल लैक करता है, जो ब्लैक सॉइल में है नहीं? ठीक है, जैसे कभी कभी इंसानों के अंदर होता है ना आयरन डेफिशिएंसी, चक्कर आ रहे हैं। सिमिलरली बच्चों ब्लैक सॉइल के अंदर भी किसी एक चीज की कमी है। ब्लैक सॉइल को चक्कर नहीं आते, लेकिन ब्लैक सॉइल के अंदर भी किसी एक चीज की कमी है। लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट मिट्टी पर आते हैं रेड एंड येलो सॉइल। अब बच्चों रेड एंड येलो सॉइल ना आप लोगों को किसी ना किसी व्यक्ति की याद दिलाएगा, क्योंकि जैसे हमारी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो अपना रंग बदलते हैं, है ना, उसी सेम तरीके से हमारा रेड एंड येलो सॉइल भी अपना रंग बदलता है। वाओ, अमेजिंग। हम देखते हैं ये जो सॉइल है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, जो नए नए फॉर्म्ड पत्थर होते हैं, उसके ऊपर ये सॉइल आपको देखने को मिलेगा। उन एरियाज में जहां बरसात कम है, बारिश कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, ईस्टर्न सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में, दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर। अब बच्चों ये चीज यहां पे ध्यान देने वाली है, ये मिट्टी पे लाल रंग तब आता है जब इसमें आयरन डिफ्यूज हो जाता है, एंड इट लुक्स येलो, और येलो रंग तब आता है जब इस पे पानी पड़ जाता है। तो हाइड्रेटेड फॉर्म में जब होगा तो पीले रंग की हो जाएगी, और जब आयरन डिफ्यूज हो जाएगा तो लाल रंग की हो जाती है। मिट्टी रंग बदलती है। साथ ही में ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, अलोंग द पिडेमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट सभी को पता है, वेस्टर्न घाट बेसिकली हमारे यहाँ पे जो पहाड़ है वेस्टर्न साइड पे, इनका पिडेमोंट, पिडेमोंट जोन मतलब फुट हिल्स, फुट हिल्स वाले एरिया में आपको ये रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट मिट्टी आती है हमारी लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल बच्चों कहां मिलेगा, कहां मिलेगा? चलिए बताइए। हम लोग देखते हैं गाइस, लैटराइट सॉइल और रेड एंड येलो सॉइल में डिफरेंस अगर याद रखना है तो याद रखना कि लैटराइट सॉइल उन जगहों पे मिलेगा जहां बारिश बहुत ज्यादा है, और रेड एंड येलो सॉइल उन जगह पे मिलेगा जहां बारिश कम है। जहां बारिश ज्यादा है लैटराइट सॉइल, वहां पे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आपको मिलेगा। तो एक तरीके से हमारा ट्रॉपिकल जोन थोड़ा इधर वाला ट्रॉपिकल और उधर सब ट्रॉपिकल, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन में ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन जहां रहता है, तो जहां कभी बारिश आ रही है फिर सूखा पड़ रहा है, बारिश आ रही है फिर सूखा पड़ रहा है, उस जगह पर आपको लैटराइट सॉइल देखने को मिलेगा। इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। बच्चों व्हाट इज लीचिंग? लीचिंग किस वजह से होती है? बरसात की वजह से होती है, तेज बरसात की वजह से। तो होता क्या है, इट इज अ प्रोसेस जिसमें जैसे आपका सॉइल है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर होती है वो पानी अपने साथ वॉश ऑफ कर देता है, हटा देता है, ठीक है। तो इंटेंस लीचिंग का मतलब है कि बहुत ज्यादा पानी बरसात की वजह से अपर लेयर ऑफ द सॉइल जो है वो हट रही है, दैट इज लीचिंग, और उसके कारणवश हमारा लैटराइट सॉइल आ रहा है। तो आप खुद सोचो, जब सॉइल की अपर लेयर ही हट रही है तो जो सॉइल रह गया वो ज्यादा फर्टाइल नहीं होगा, उतना बढ़िया नहीं होगा। तो वही चीज यहां पर हो रही है।
लैटेराइट सॉइल्स आर एसिडिक इन नेचर, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। उतना ज्यादा बढ़िया फर्टिलिटी नहीं देता है, एसिडिक भी रहता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी उतने नहीं है, क्या है फिर, लेकिन फिर भी लोग तो खेती कर ही लेते हैं इस पे भी। हम लोग देखते हैं सदर्न स्टेट्स, जो हमारे साउथ के कुछ राज्य हैं, वहां पर ये लैटेराइट सॉइल आपको मिलेगा। वेस्टर्न घाट रीजन, महाराष्ट्र और ओडिशा का, वहां पर भी थोड़ा बहुत है, एंड वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी थोड़ा थोड़ा लैटेराइट सॉइल मिल जाएगा। दिस सपोर्ट्स डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट बट ह्यूमस में पुअर है। तो भाई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, उतनी फर्टिलिटी नहीं है, ऑल्दो फॉरेस्ट एरिया मिल जाएगा आपको, डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया इस सॉइल के ऊपर मिल जाएगा, लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं है सॉइल में उतने। वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी, तो टी और कॉफी की खेती लोग फिर भी कर ही देते हैं लैटेराइट सॉइल पे। चलिए आगे आते हैं। आगे आ गया है गाइस हमारा एरिड सॉइल। एरिड सॉइल यानी कि ऐसी मिट्टी जो कि रेत जैसी है, जो कहाँ पाई जाती है बच्चों, उन इलाकों में जहां बहुत गर्मी है, जहां टेम्परेचर बहुत हाई है, जो सूखा इलाका है, लाइक राजस्थान। हम लोग देखते हैं कि एरिड सॉइल लाल से भूरे रंग का होता है, रेड टू ब्राउन कलर, जनरली सैंडी इन टेक्सचर, सलाइन इन नेचर। नमकीन होता है, नमक का कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा होता है, साथ ही में इट इज सैंडी इन टेक्सचर, बहुत ज्यादा रेतीला टेक्सचर होता है। तो अगर आप इस मिट्टी को उठाओगे तो रेत जैसी आपको लगेगी। कुछ एरियाज में सॉल्ट कंटेंट इतना ज्यादा है कि द कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। तो जैसे पूरी रेत ही रेत है और रेत के बीच में जो है छोटा मोटा सा तालाब सा है, अगर आप उस पानी को इवेपोरेट कर देंगे तो आपको उसमें से भी नमक मिल जाएगा। वाओ, नमक को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे गांधी जी अपनी डांडी मार्च भी कैरी आउट कर सकते थे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। द लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल are occupied by कंकड़ because of the increasing calcium content downwards। तो लोअर होराइजन यानी कि सॉइल की लोअर लेयर्स में आपको क्या मिलेंगे, कंकड़ बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहां पे कैल्शियम कंटेंट जो है बढ़ता चला जाता है, और कंकड़ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के ही छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट बॉटम होराइजन में ये जो कंकड़ की लेयर है, इसकी वजह से पानी जो है बच्चों वो इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता। तो देखो जैसे सॉइल है और सॉइल में यहाँ पर ऐसे कंकड़ 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 बहुत सारे कंकड़ है, तो क्या होता है कि पानी जो है ना, पानी आपका नीचे तक, जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा पेड़ पौधों की, क्योंकि कंकड़ की लेयर जो है वो पानी को वहीं पे रोक लेगी, नीचे तक नहीं जाने देती है। वैसे ही पानी नहीं है, ऊपर से कंकड़ की लेयर और है, पानी को पौधों तक पहुंचने नहीं देगी, इसी वजह से ज्यादा खेती नहीं आपको देखने को मिलती है। कितने बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं एरिड रीजन में, सूखे इलाके में। चलिए फॉरेस्ट सॉइल या फिर माउंटेनियस सॉइल। देखिए बच्चों, माउंटेन्स पे, पहाड़ों पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको फॉरेस्ट सॉइल भी बोला जाता है, माउंटेनियस सॉइल भी बोला जाएगा। हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में पाए जाते हैं। सॉइल टेक्सचर लोमी सिल्टी इन द वैली एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, देखिए तो जैसे पहाड़ है, पहाड़ के अपर स्लोप्स, इधर जो स्लोप एरिया है, यहाँ पे मिट्टी जो है वो थोड़ी मोटे मोटे कण उसके होते हैं, रफ मिट्टी होती है, और वहीं पर क्योंकि सारा जो फर्टाइल कंटेंट है वो तो नीचे वैली की तरफ बहकर आ गया है, यहाँ पर जो वैली साइड में आपको मिट्टी मिलेगी वो लोमी सिल्टी है, मतलब काफी फाइन टेक्सचर है, फर्टाइल है, सारा फर्टाइल एलिमेंट नीचे आ गया है, और यहाँ पर ऊपर जो मिट्टी रह गई है वो कोर्स ग्रेन, मोटे मोटे कण उसके रह गए हैं। साथ ही में स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयस की अगर हम बात करते हैं, हिमालयस के वो इलाके जहां बर्फ है, वहां पर सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन। तो बच्चों सिंपल सी बात है, हिमालय के पहाड़ है, ऊपर बर्फ है, बर्फ जो है नीचे भी धस के जब आएगी तो कहीं ना कहीं मिट्टी का जो टॉप सॉइल है वो अपने साथ खींच के नीचे ले आएगी, तो ऊपर जो मिट्टी रह जाएगी अपर स्लोप में, अगेन वहां पे डेन्यूडेशन हो गया। डेन्यूडेशन मतलब मिट्टी जो है वो ब्रेक डाउन हो गई है, मिट्टी जो है हट के नीचे आ गई है, तो इस तरीके से सॉइल डेन्यूड हो चुका है, एसिडिक हो चुका है, एसिडिक कंटेंट होता है उसमें, लो ह्यूमस कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर उतना नहीं है, सॉइल फर्टिलिटी उतनी नहीं है। सॉइल इज फर्टाइल ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैन। अगेन वही बात बताई जा रही है कि स्नो कवर्ड जो पीक है, माउंटेन पीक, वहां पे सॉइल आपको कैसा मिलेगा, वही कोर्स ग्रेन और फर्टाइल नहीं मिलेगा। और वहीं पे अगर आप वैली साइड पे आओगे तो आपको वहां पे सॉइल जो है फर्टाइल भी मिलेगा, लोमी भी मिलेगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि ग्लेशियर हो गया, आपके पानी हो गया, कुछ भी है, एक तरीके से सारा फर्टाइल सॉइल की जो टॉप सॉइल होता है वो नीचे खींच के इधर तक ले आता है। इसी वजह से यहाँ पे फर्टाइल सॉइल नहीं रहता, यहाँ पे फर्टाइल सॉइल मिलता है। ओके, सिंपल है फॉरेस्ट सॉइल। और इसी के साथ सारे सॉइल टाइप्स कंप्लीट हो गए। नाउ विल टॉक अबाउट सॉइल इरोजन। मतलब बच्चों सिंपल सी बात है, डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन का सिंपल सा मतलब यह है कि क्या हो रहा है, एक तरीके से जो सॉइल है, मिट्टी का जो टॉप सॉइल है, वो लेयर या तो दब रही है या फिर वो लेयर आपकी वॉश ऑफ हो गई है, पूरी बहकर चली गई है, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है बच्चों, अब देखिए कॉजेस क्या क्या है।
एक तो ह्यूमन कॉजेस हैं, ऑब्वियसली बच्चों इंसानों का तो रोल हर चीज में, हर चीज को खराब करने में आता ही है। इंसानों ने जो डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग करी, तो इन सभी चीजों से सॉइल इरोजन हो रहा है। देखो सारे वही रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा था, क्योंकि जमीन का ही तो एक हिस्सा है ना सॉइल। सिमिलरली बच्चों वही सेम रीजंस है जिसकी वजह से सॉइल कवर भी हट रहा है। ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग करना, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी, ऑल दीज थिंग्स आर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। साथ ही में कुछ नेचर की भी है बच्चों, नेचुरल फोर्सेस भी हैं जो कि हमारे सॉइल को इरोड करा रही हैं। लाइक हवा का तेज चलना, हवा तेज चल रही है, टॉप सॉइल हवा अपने साथ लेके बाय बाय। ग्लेशियर बड़े बड़े ऐसे बर्फ जो है नीचे उतर रही है, और ग्लेशियर के उतरने से भी बहुत सारी टॉप सॉइल की लेयर उसके साथ आ जाती है। वाटर, पानी भी एक तरीके से अपने साथ बहुत सारा सॉइल लेके एक जगह से दूसरी जगह बह जाता है। नाउ द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल मेक्स डीप चैनल्स व्हिच इज नोन एज गलीज। मेरे गली में, गली गली में बच्चों हो क्या रहा है, जैसे कुछ क्ले सॉइल जो होता है, बहुत ही चिपचिपी सी मिट्टी, उसके बीच में से जैसे पानी चीरता हुआ जाता है, तो एक गली सी बना देता है पानी, और इसके थ्रू भी पानी अपने साथ सॉइल लेके बह जाता है। तो उस चीज को गली इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गली इरोजन। जहां पे पानी ने ऐसे दलदल जैसी मिट्टी, बहुत ही ऐसे बोल सकते हैं क्ले मिट्टी के बीच में से पानी चीरता हुआ गया है, और एक गली सा, एक चैनल सा क्रिएट कर लिया है, विच इज गली इरोजन। ठीक है, साथ ही में लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन नोन एज बैड लैंड। और जो जमीन बच गई, जहां से पानी जो एक तरीके से मिट्टी को लेकर चला गया, वो जमीन बैड लैंड हो जाती है, वहां फिर खेती नहीं हो सकती। साथ ही में व्हेन वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर अ लार्ज एरिया डाउन स्लोप या टॉप सॉइल वॉश्ड अवे, इट इज नोन एज शीट इरोजन। जब पानी बच्चों बह रहा है कहीं पे, जैसे किसी स्लोप से, पहाड़ के स्लोप से या तो नीचे पानी उतर रहा है, या फिर किसी पूरी जगह से पानी जो है टॉप सॉइल को बहा के लेके चला गया, उस चीज को बोलते हैं शीट इरोजन, कि पूरी की पूरी सॉइल की शीट पानी के साथ बह गई। तीसरा यहाँ पर इरोजन है विंड इरोजन, जो हवा करती है। हवा क्या करती है? जो लूज सॉइल है, जो मिट्टी उतनी लूज एक तरीके से पड़ी हुई है, तो हवा के बहने से पूरी वो टॉप सॉइल की लेयर, लूज जो सॉइल होता है, वो बहकर चला जाता है, एंड इट इज नोन एज विंड इरोजन। तो गली इरोजन, शीट इरोजन, विंड इरोजन, 3 तरीके के इरोजन बताए गए हैं। अगर कल को सवाल आ गया कि बताओ सॉइल इरोजन, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, 2 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, तो बता देना, सिंपल सी बात है। जहां पे सॉइल कवर को एक तरीके से बच्चों पानी, हवा, कोई भी चीज अपने साथ बहा के लेके जा रही है, इरोजन। चल अब बच्चों ऑब्वियसली हाउ विल वी कंट्रोल सॉइल इरोजन? बहुत सारे मेथड्स हैं। सेम वही चीज है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है तो आप एफॉरेस्टेशन कर दो, माइनिंग पे कंट्रोल करो, कंस्ट्रक्शन पे कंट्रोल करो, ओवरग्रेजिंग पे कंट्रोल करो। डेफिनेटली ये सारी चीजें हम अपना सकते हैं सॉइल को कंजर्व करने के लिए, पर उसी के साथ यहाँ पे 4 स्पेसिफिक मेथड्स की बात करी जाती है जिससे कि हम सॉइल को कंजर्व करेंगे। और अगर क्वेश्चन आता है सॉइल कंजर्वेशन पे, आप लोग एक लाइन में ये सब लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में कि वी कैन डू एफॉरेस्टेशन, वी कैन कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज, कंट्रोल ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग, ये सब। बट उसी के साथ आप लोगों को ये 4 पॉइंटर्स तो मेंशन करने ही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है गाइस कॉन्टोर प्लाउइंग। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? प्लाउइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस। जैसे एक स्लोपी एरिया है, इसमें पूरी जो एजेस होती हैं, वहां पे हम क्या करेंगे? खेती करेंगे। ठीक है, एजेस पे खेती करेंगे ताकि हवा के बहाव से, पानी के बहाव से हमारा सॉइल उतर के स्लोप से नीचे ना आ सके। दूसरी चीज है टेरेस कल्टीवेशन। तो आप लोगों को पता है कि स्लोप ऐसे तो ऐसे होता है, लेकिन टेरेस कल्टीवेशन में आप क्या करते हो? टेरेसेस बना देते हो। ऐसे फ्लैट लैंड बनाया, फ्लैट लैंड बनाया, सीढ़ी जैसा ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया स्लोप का। ठीक है, ऐसे सीढ़ी जैसा। अब क्या हो रहा है? सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर में यहाँ टेरेसेस हैं, यहाँ खेती होगी, यहाँ खेती होगी, यहाँ खेती होगी। क्यों ये टेरेसेस बनाई जाती हैं? ताकि अगेन बच्चों स्लोप के थ्रू, स्लोप पे आपने क्या है? टेरेसेस बना दी, जिसके थ्रू हवा का बहाव, पानी का बहाव आप स्लो करने की कोशिश कर रहे हो, सॉइल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तीसरी चीज है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि जो भी आपने फसल की खेती करी है उसके बीच बीच में ना आप घास की स्ट्रिप्स लगा देते हो ताकि हवा के बहाव से सॉइल बहकर ना जाए। साथ ही में शेल्टर बेल्ट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई फील्ड के चारों तरफ आप क्या करोगे? पेड़ों को लगा दोगे, पेड़ों को यहाँ पे लगा दिया जाएगा, बुशेस को लगा दिया जाएगा चारों साइड्स पे, ताकि हवा के बहाव को रोका जा सके और सॉइल उड़ के ना जाए। तो ये 4 स्पेसिफिक चीजें तो हम करते ही करते हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, एक तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एजेंडा 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, जो मैंने होमवर्क भी दिया था, कि लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, लैंड कंजर्वेशन कैसे होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा सवाल अगेन
सॉइल इरोजन कैसे हो रहा है, सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 सवाल इस चैप्टर से पूछे ही पूछे जाते हैं, प्लस एक ऐसा क्वेश्चन बता रही हूं जो डेफिनेटली लिख लो गाइस, 100% आएगा, एमसीक्यू में आएगा। एक तो आपको किसी सॉइल के बारे में हिंट दी जाएगी कि इस मिट्टी में ना जैसे इंटेंस लीचिंग होती है, इस मिट्टी में ना इतनी फर्टिलिटी नहीं होती, 2-3 हिंट देकर पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा सॉइल है, बताओ कौन सा सॉइल है। या फिर फीचर्स लिखने को आ जाएंगे, 2 सॉइल के फीचर्स बार बार आते हैं, एलुवियल और ब्लैक सॉइल। तो एलुवियल और ब्लैक सॉइल के एटलीस्ट बच्चों 3 से 4 से 5 पॉइंटर्स लर्न कर ही लेना, बार बार उनके फीचर्स लिखने को आते ही आते हैं। या फिर याद रखना कि वो जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है ना, वो तो मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, वो तो आएगा ही आएगा। ऑलराइट, तो इसी के साथ अब ये जो हमारा चैप्टर है ये हो जाता है समाप्त। यहाँ पर गाइज इतने प्यारे तरीके से थैंक यू बोल रही हूं मैं, तो थैंक यू सो मच ऑल माय ज्वालामुखीज। आई होप कि आप लोगों को आज बहुत मजा आया होगा, जितना मजा मुझे आया है उतना ही मजा आपको भी आया होगा। I'll see you guys in the next class with a new chapter. Thank you so much. Take care. Have a great day and bye bye guys.